हाँ, तो हम लोग सी प्लस प्लस वाले में हैं। और सबसे पहले हम लोग और ये कल भी हम लोग समझे थे कि सी प्लस प्लस क्यों नीड है। सी के बाद हम लोग सी प्लस प्लस आया, वो सब रीजन हम लोग कल देखे थे डिटेल में। थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये सी प्लस प्लस है, वो सी के बाद मतलब बनाया गया था, इसीलिए प्लस प्लस का मतलब है उसी में कुछ इनहेंस किया गया, कुछ इंक्रीमेंट किया गया। तो उस वो सी प्लस प्लस है। ठीक है, सी प्लस प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, शुरू लाइन से समझते हैं। सी प्लस प्लस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब है कि हम उससे जनरल कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे एप्स एप्स बनाने के अंदर, जैसे मोबाइल एप्स के अंदर सी प्लस प्लस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारी एप्स बनती हैं। तो जनरल पर्पस वो सारी लैंग्वेजेज है जिनसे हम अपने सारे जनरल काम कर सकते हैं, वो जनरल पर्पस लैंग्वेज होता है। और सी को मतलब सी में कुछ फीचर्स ऐड करके ही सी प्लस प्लस बनाया गया था। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? पर्पस सिस्टम प्रोग्रामिंग, जैसे कल बताए थे कि अगर हम लोगों को हार्डवेयर के लिए, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने हैं, जैसे ड्राइवर बनाने हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो उसके लिए हम सी प्लस प्लस का ही यूज करते हैं। और ब्रायन स्टोस्ट्रप नाम है, ये उनकी फोटो है। और इनका जन्म 30 दिसंबर को हुआ था 1950 के अंदर। और डेनमार्क के थे। और इनकी वेबसाइट कल दिखाए थे, बेसिक एचटीएमएल की वेबसाइट है, जो आज भी मतलब वो वेबसाइट है। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर इनको हम बोल सकते हैं। और जहाँ पे सी लैंग्वेज मतलब सी के ऑफिस में ही, मतलब सी के ऑफिस में ही सी प्लस प्लस बनाया गया था। जो ऑफिस था वो के एन टी AT&T लैब, मतलब AT&T कंपनी थी, जो कि जैसे जियो टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस करती है, सेम वही बिजनेस AT&T का है। और जो मतलब एक कंपनी होती है, उसके अंदर बहुत सारे लैब होते हैं, उनके बहुत सारे नाम होते हैं। तो जो बेल लैबोरेटरी है, उसी में सी और सी प्लस प्लस को बनाया गया था 1979 के अंदर। ठीक है, सी प्लस प्लस को बनाने का रीजन था कि सी को हम सी में कुछ ऐसी चीजें ऐड करें कि सी एकदम मॉडर्न लैंग्वेज कहलाए, मतलब आज के सिचुएशन के अनुसार फिट करे। उस जमाने में 1979 के अंदर, आज की बात नहीं की जा रही, आज भी मतलब सी प्लस प्लस को अपडेट करके हम इसका अपडेटेड वर्जन सी प्लस प्लस 20 यूज करते हैं। और आज भी जैसे गोलैंग और रस्ट बहुत बाद में बनी है, और उसको सी प्लस प्लस के अंदर बनाया गया था, सी प्लस प्लस से बनाया गया था। और आज हम मतलब इसके इतने मतलब ऐसा नहीं कि ये एकदम आउटडेटेड है, इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एआई में कोड लिख सकते हैं। वैसे एआई के अंदर कोड हम बहुत सारी लैंग्वेज से करते हैं, लेकिन पाइथन लोग ज्यादा चूज करते हैं, पाइथन। ठीक है, एआई, आईओटी और ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग सी प्लस प्लस को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 1970 के अंदर डेनिस रीची सी को बनाए थे। 1979 में यहाँ पे ब्रायन स्टोस्ट्रप, ब्रायन बोलते हैं, याद रखना है, ब्रायन स्टोस्ट्रप सी में कुछ क्लासेस, सी के अंदर कुछ क्लास ऐड करके सी प्लस प्लस निर्माण किया, यानी कि 9 साल बाद। ठीक है, फिर पहले सी का नाम ना सी विथ क्लास था, याद रखना है। सी के बाद सी प्लस प्लस बनाया गया, तो सी में ही कुछ चीजें ऐड किया गया था, तो पहले नाम रखा गया सी विथ क्लास। बाद में उसको रीनेम किया गया 1983 में, उसको सी प्लस प्लस बनाया गया। और 1985 में फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज ऑफ सी प्लस प्लस रेफरेंस बुक, सी प्लस प्लस मतलब 1985 में 2 साल बाद रिलीज हुआ था। और इसको 1990 के अंदर इसको जैसे अभी आईएसओ स्टैंडर्डाइज्ड होता है, उसी तरह से एएनएसआई भी मतलब स्टैंडर्डाइजेशन का एक फॉर्मेट है। तो मतलब उसको रजिस्टर्ड किया गया, ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे वर्जन आए, जैसे 11, 14, 17, 20, ये सब बहुत सारे आए। ठीक है, तो याद रखना है, ये मतलब याद रखना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट। और इट साइन दैट सी प्लस प्लस इज इनहेंस वर्जन ऑफ सी, मतलब जो प्लस प्लस है
प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि उसको इनहेंस करके मतलब C++ बनाया गया, ठीक है। और एप्लीकेशन इसके बहुत सारे, हम इससे जीयूआई बना सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोड कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं। उसी तरह से गेम डेवलपमेंट में जाना है तो इसका यूज आज भी गेम डेवलपमेंट में C++ का यूज किया जाता है। जीयूआई बना सकते हैं एडोब फोटोशॉप, और जो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है, ये सब हम इस तरह के सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर है कि ये चूज नहीं कोई करता है, ठीक है। उसी तरह से साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए हम लार्ज स्केल सिमुलेशन के लिए यूज करते हैं। सिमुलेशन का मतलब होता है ना, जब हम कुछ सीखते हैं, जैसे जो सिमुलेशन उस तरह, जैसे एरोप्लेन को उड़ाने के लिए सिखाया जाता है, तो उस केस में सिमुलेशन का यूज पहले करते हैं। तो हम सिमुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, इनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऐड किया गया है। ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सब याद नहीं रखना है, मतलब ये सब बस इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। और इसका मतलब हम राइट वंस कंपाइल एनीवेयर, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस है ना, कि उसमें दिक्कत ये होता है कि एक जगह लिखे और उसको एक ही जगह रन कर सकते हैं। इसका फीचर्स ये है कि एक जगह लिख के हम अलग अलग जगह कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। बस उसके लिए हमको कंपाइलर की नीड होगी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस हाई, मतलब इसका मतलब ये ना, जैसे पाइथन और जावा होता है ना, उसमें दो दो कंपाइलर वर्क करते हैं। जैसे कंपाइलर का नाम है ट्रांसलेटर, और मतलब ट्रांसलेटर दो दो है, जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर, दो तरह के सब ट्रांसलेटर होते हैं जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो पाइथन और जावा दोनों में दो दो ट्रांसलेटर यूज होते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में हमारे पास एक ही ट्रांसलेटर है, जो कि उसका नाम है कंपाइलर। इसके कारण वो फास्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हम इसमें प्रोसीजरल ओरिएंटेड भी कर सकते हैं, फंक्शनल स्टाइल भी कर सकते हैं। जैसे ऐसे समझो कि मतलब सी प्लस प्लस में ना कोड करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लेते हैं किसी को दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाना है, तो वो फ्लाइट से भी जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है। हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है सिर्फ जाने के लिए। उसी तरह से मल्टी पैराडाइम का मतलब यही है कि यहाँ पे प्रोसीजरल तरीके से भी कोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से भी कोड कर सकते हैं, फंक्शनल स्टाइल में कोड कर सकते हैं। ये समझ आएगा जब हम लोग ये सीख जाएंगे तब, ठीक है। और यही है, ठीक है। तो ये बेसिक था जो कि हम लोग कल समझे ही थे। अब हम लोग आज वाले इस क्लास के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। वो टॉपिक का जो नाम है वो है फ्लो चार्ट, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट, ठीक है। और हम लोग इस फ्लो चार्ट के अंदर हूँ सूडो बोलते हैं, सूडो, ठीक है। PSEUDO, सूडो कोड, ठीक है। ये हम लोग देखने वाले हैं आज, इस टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो ये टॉपिक अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये मतलब सी में भी ये टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इस टॉपिक को उस समय इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि बाद में भी पढ़ाना पड़ता है, तो एक ही चीज को दोबारा दोबारा करते तो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो इसी चलते यहाँ पे एक चीज हम लोग, यहाँ पे एक और चीज सीखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग बोले थे कि डेटा स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। ये जरूरी है, जब हम किसी कंपनी में काम करने जाते हैं ना, तो डेटा स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है। बोला जाएगा कि मतलब एक कोड दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि इस कोड को करना है, और उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें ऐसे करना होता है कि मेमोरी, मतलब कोड ऑप्टिमाइज तरीके से लिखा गया हो, ऐसे नहीं कि कोड कर लेते हैं। तो जब भी हम कोई कंपनी का अप्लाई करते हैं, जैसे टीसीएस है, विप्रो है, एक्सेंचर है, आईबीएम है, गूगल है, जितने भी कंपनी का जो भी कंपनी है, अभी मतलब अगर हमें अच्छा सैलरी चाहिए, मतलब मिनिमम 3 LPA चाहिए, 3 LPA तो बहुत कम हो गया, 5 LPA मिनिमम चाहिए, तो हमको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। जब भी कंपनी हायर करती है तो डेटा स्ट्रक्चर ही, STRUCTRE, डेटा स्ट्रक्चर ही पूछती है, ठीक है। जब ग्रेजुएट कोई हो जाता है, बीटेक या फिर बीसीए एमसीए कर लेता है, तभी एमएनसी कंपनी तभी हायर करती है जो बीसीए और एमसीए किए हुए है, या फिर बीटेक किए हुए है,
बीसीए वाले को हायर नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। जब भी मतलब 12th के बाद कैरियर चूज करना, अगर कोडिंग में जाना हो तो बीटेक चूज करना, नहीं तो बीसीए करने के बाद एमसीए करना होगा, ठीक है। तो जैसे बीसीए और एमसीए करने में 5 साल लगते हैं और बीटेक तुम्हें करने में 4 साल लगते हैं, ठीक है। दोनों में मतलब दोनों सेम ही है, तो सिलेबस सबका सेम है। बीसीए करने में, बीसीए और एमसीए करने में कम खर्च होते हैं, तो बीसीए और एमसीए भी किया जा सकता है। जैसे बीसीए एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कराती है, तो वो 4 साल के अंदर वो भी करा देगी बीसीए एमसीए, तो दोनों चूज कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस याद रखना है कि जब हायरिंग होती है तो सिर्फ बीसीए वालों को नहीं किया जाता है, एमसीए भी मांगा जाता है, मतलब मास्टर डिग्री मांगा जाता है। लेकिन बीटेक किया हुआ है तो वो चल जाता है, ठीक है। तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर जरूरी होता है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर हर कंपनी में, जैसे टीसीएस की हायरिंग हर साल होती है, ऐसे समझो कि हर 3 महीने पे होती है, तो वो डेटा स्ट्रक्चर जरूर पूछते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर समझने से पहले हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में हम प्रॉब्लम से ही डील करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास प्रॉब्लम होता है तो हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। याद रखना है कि प्रॉब्लम जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम उसमें क्या चीजें दिया हुआ है, अंडरस्टैंड करने के बाद हम गिवन वैल्यू देखते हैं, क्या वैल्यू दिया गया है, गिवन वैल्यू, ठीक है, गिवन वैल्यू। सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू को देखते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या अप्रोच लगाएंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और फिर हम कोड करते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम, मतलब जब भी हम कोड करते हैं, ठीक है, यही स्ट्रक्चर याद रखना है। देखो डेटा स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा डीप, मतलब सी प्लस प्लस तो हम लोग समझेंगे ही। अभी जो मतलब हम लोग कोड करने वाले हैं, कोड मतलब इतना, मतलब वो जैसे सी प्लस प्लस, सी हम लोग समझ चुके हैं ना, तो ये जो सी प्लस प्लस का कोड होता है वो एकदम सी के जैसा सिमिलर होता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि तुम्हें नया लगेगा, लेकिन इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर हम लोग ऐड कर रहे हैं ताकि लगे कि हाँ हम लोग कुछ नया सीखे, ठीक है। तो ये समझना होगा सबसे पहले ये पॉइंट कि हम हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें देखते हैं क्या वैल्यू दिए गए हैं, फिर हम उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे वो हम अप्रोच सोचते हैं, और उसके बाद हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो ये करने से पहले अगर हमारे पास बड़ा टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम लोग अपनी नोटबुक पे सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं फ्लो चार्ट, या हम सूडो कोड बनाते हैं, ये समझेंगे सूडो कोड क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, ये हम समझेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन बनाने के टाइम हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, गिवन वैल्यू होता है, फिर अप्रोच लगाते हैं, और वही अप्रोच क्या होता है, वही फ्लो चार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये हम करते हैं, ये वाला पार्ट फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं, उसके बाद फ्लो चार्ट बन जाता है तब हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम कोड लिखना शुरू कर देते हैं, पहले समझेंगे क्या है, क्या वैल्यू दिया गया है, ये सारा काम तो करना होगा, तभी तो हम और उसके बाद उसमें क्या क्या स्टेप होंगे, कैसे कोड लिखेंगे, हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद कोड लिखते हैं, डायरेक्ट कोड लिखना शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट समझने से पहले ये एक चीज मतलब याद रखना है कि जब भी फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमारे पास, जब हम फ्लो चार्ट लिखते हैं तो हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, ध्यान रखना है कि जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, ठीक है, प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, मतलब जब भी हम कुछ कोड लिखने वाले हैं, ये समझेंगे, ठीक है। याद रखना है अभी कि स्टार्ट या टर्मिनेट करना है तो इस तरह का सिंबल लिखना होता है, नोट करते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भूल जाओगे। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद रहेगा, तो इसको लिख लेना है, लिखते लिखते समझ आ जाएगा, ठीक है, तो नोट कर लेना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब तक हम लोग थोड़ा थोड़ा आसानी से समझे थे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो लिख लेना है। तो इस वाले सिंबल को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट, या फिर इसको बोलते हैं टर्मिनेट। जब हम प्रोग्राम स्टार्ट या टर्मिनेट करते हैं तो ये वाला सिंबल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा सिंबल है, ठीक है, ये नोट कर लेना है, ये भूलना नहीं है, ये नोट कर लेना है,
ठीक है। उसके बाद जब हम लोग को इनपुट आउटपुट लेना है, जैसे इनपुट आउटपुट लेना है, तो हम लोग इस तरह का सिंबल बनाते हैं। 1 मिनट दिखा रहे, इस तरह थोड़ा सा इस तरह रहता है, थोड़ा सा तिरछा लेना है, ठीक है, सीधा सीधा नहीं लेना है। तो हम इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अगर हमको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, इनपुट इनपुट आउटपुट के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, यूजर से इनपुट लेना है तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अभी समझ आएगा कि इनपुट यूजर से लेते थे ना कोड में, तो वही है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब यूजर से इनपुट लेंगे तो इस तरह का सिंबल होगा। ठीक है, ये बस याद रखना है। अभी हम लोग कोड कर चुके हैं तो पता है कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए इंट मेन लिखते हैं, उसके बाद जो कोड लिखते हैं वहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो ये हम लोगों को पता है, तो वही मतलब उसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में फ्लो चार्ट बनाते हैं कि हमारा काम कैसे होगा। जैसे जब कोई घर बन रहा होता है तो सिविल इंजीनियर क्या होता है, एक डायग्राम बनाता है पूरा, वो बनाता है कि फ्लो कहाँ कहाँ क्या चीज होगा। तो वही चीज अभी समझ रहे हैं, जब भी हम कोड करते हैं तो हमको फ्लो चार्ट समझना होता है। ठीक है, उसके बाद हमको एक और बॉक्स मिलता है इस तरह का, कि एक इस तरह का बॉक्स मिलता है कि जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, प्रोसेस, इसको प्रोसेस बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्रोसेस। ठीक है, ये सिंबल याद रखना, नोट कर लो, प्रोसेस। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब भी क्या है वो समझ आ जाएगा, अभी बस इतना ही रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है, इसको बोलते हैं डिसीजन। जब हमको डिसीजन लेना है तो इस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, जब हमको डिसीजन लेना होता है, डिसीजन का मतलब क्या है कि अगर हमको इफ एल्स लगाना है कि इफ के बाद ये होगा, एल्स के बाद ये होगा, तो ये डिसीजन है ना। तो जब भी हम इफ एल्स लगाते हैं तो ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जब भी प्रोग्राम एंड होता है तो ये जो सिंबल है यहाँ पे वही सिंबल होता है। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, एंड या टर्मिनेट दोनों सेम ही बात है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एंड। ठीक है, इतना समझ गए, इसमें कंफ्यूजन है सिंबल में, बता दो अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो। नो सर। हाँ, अब आगे चलते हैं। ये जो सर स्टार्ट और एंड का ये दोनों सेम है? हाँ, स्टार्ट और एंड का सेम है। टर्मिनेट उसी को बोलते हैं, एंड है तो टर्मिनेट है। चले आगे। अब यस सर। हाँ, अब समझते हैं कि अगर हमको a प्लस बी करना होगा, a प्लस बी, अगर कोई बोल रहा है कि फाइंड a प्लस बी, फाइंड a प्लस बी, तो इसका प्रोग्राम बनाना है। तो इसका प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास a की वैल्यू दी हुई होगी, कुछ भी, जो भी अगर यूजर से इनपुट लेना होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंट a इक्वल टू, अगर यूजर से इनपुट लेना है तो a डिक्लेयर करेंगे, ऐसे लिखेंगे, और b इक्वल टू समथिंग लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, a प्लस बी। ठीक है, यही होगा। ठीक है, यही होगा। तो ये तो कोड में लिखते हैं ना, तो कोड में ऐसे लिखते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी, एक और वेरिएबल लेंगे इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर प्रिंट करते हैं। तो ये तो कोड में लिखते हैं ऐसे, लेकिन हम लोग को इसी चीज को समझना है कि कोड से पहले हम लोग एक दूसरे तरह का फ्लो बना सकते हैं। कि जैसे हमारा सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले स्टार्ट का सिंबल दे देंगे।
ऐसे कि प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो, इस तरह से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया। प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। अब जो भी यूजर वैल्यू मान लेते हैं, यूजर के पास जो भी वैल्यू है, मान लेते हैं ए के अंदर 10 है, पहले ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं, ए के अंदर 10 है और बी के अंदर मान लेते हैं 2 है, तो ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा। अगर स्टार्ट हो गया तो प्रोग्राम फिर प्रिंट एफ ए प्लस बी होगा, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू रीड करता है, तो सबसे पहले रीड करना यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि यूजर से इनपुट लेना है, तो हम लोग एक बॉक्स बनाना होगा, या फिर जो भी वैल्यू नहीं डाला गया है तो पहले तो वैल्यू होगा ना, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, तो ये हमारा एक वैल्यू है। या फिर हम यूजर से इनपुट लेते हैं, तो पता है कि यूजर से इनपुट लेना है या फिर कुछ भी करना है तो ये वाला है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये वाला बनाना होगा हम लोगों को बॉक्स। इस तरह का बॉक्स कोई है क्या यहाँ पे? इस तरह का बॉक्स नहीं है, तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं खुद से। और यहाँ पे लास्ट में एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना है ना, तो एरो का साइन होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब एक यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं रीड, यहाँ पे रीड और ए कॉमा बी। ठीक है, मतलब ऐसे समझना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, जो वैल्यू होगा उसको तो हम सबसे पहले रीड करेंगे, जो भी वैल्यू रहेगा, तो इसलिए हम इस सिंबल को बनाते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है यूजर से मतलब इनपुट लेना है तो ये सिंबल रखते हैं, या फिर हमको वैल्यू को रीड करना है तब भी ये सिंबल रखते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से सिंबल ध्यान रखना है, यही बनाना है। हम स्क्वायर सिंबल का मतलब अलग होता है, स्क्वायर का मतलब है प्रोसेस। तो जैसे अगर ए प्लस बी होगा तो उसको हम प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, रीड कर लिया, यूजर से इनपुट लेना है या फिर जो भी वैल्यू है रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद क्या होगा, हमको ऐड करना होगा, तो हम एक और एरो लिखते हैं, यहाँ से एक और एरो लिखते हैं ऐसे, और ये वाला सिर्फ अब यहाँ पे इसको यह ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रोसेस के लिए जैसे ए प्लस बी हो रहा है तो ये तो प्रोसेस ही है ना, तो यहाँ पे ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, प्रोसेस के लिए ये है। उसके बाद ए प्लस बी मतलब एक किसी में स्टोर होता है ना, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर जो भी प्रिंट करना है हमारा यहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेप भी हो सकता है या एक ही स्टेप हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी इक्वल टू, क्या हो रहा है एक मिनट, यहाँ पे c इक्वल टू ए प्लस बी लिख लेते हैं, c इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट भी एक प्रोसेस है, तो हम फिर से ये वाला ऐसे करके ये वाला जो सिंबल है हम यहाँ से फिर से एक सिंबल ले सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ और सी, प्रिंट एफ प्रिंट सी यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट एफ नहीं लिखना है, प्रिंट सी, क्योंकि हम अपना हम एग्जाम मतलब ये जो है ना पैटर्न बना रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम करेगा। उसके बाद प्रिंट हो जाता है तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, तो हम यहाँ से ऐसे लिख के और ये वाला सिंबल देके हम बोल देंगे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से एक हमारा ए प्लस बी का प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये तो हो गया, ये जो बनाए ना यहाँ से यहाँ तक, ये फ्लो चार्ट कहलाता है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक जो बनाए हैं इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। ये तो फ्लो चार्ट हो गया। अब फ्लो चार्ट तो बन गया, अब हमको बनाना है सूडो कोड। तो इस फ्लो चार्ट को या तो ऐसे बना सकते हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम या स्टेटमेंट को समझना है तो उसको और तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मतलब अलग अलग लिखने का फॉर्मेट हो सकता है कि हमारे पास दो वैल्यू हैं, तो ए और बी एक वैल्यू है। जैसे यहाँ पे ऐसे समझो कि ए और बी दो वैल्यू है, ए के अंदर समथिंग हो सकता है, ए के अंदर 5 हो सकता है और बी के अंदर 2 हो सकता है। ठीक है, तो ये दो हमारा वैल्यू है। उसके बाद क्या स्टेप होगा, हम इन दोनों को सम करेंगे, तो सम ऐसे कर सकते हैं, सेम ए प्लस बी।
ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रिंट होगा, प्रिंट सम को। तो ये जो स्टेप लिखे इसको बोलेंगे सूडो कोड। ठीक है, कि हमारा किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, तो ये हमारा हो जाता है सूडो कोड। और ये होता है फ्लो चार्ट। तो इस तरह से फ्लो चार्ट हमारा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया पूरा का पूरा फ्लो चार्ट, ये बना लिए। ये है, इस वाले पार्ट को बोलेंगे, इस वाले पार्ट को, कि ये हमारा है क्या, ये हमारा है सूडो कोड। और यहां से यहां तक जो है ये है हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे एक और फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब याद रखना है। अगर कोई पूछे ना कि ये सूडो कोड क्या है, सूडो कोड या फ्लो चार्ट क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि वे टू रिप्रेजेंट योर लॉजिक। ठीक है, इसका डिफिनेशन हो सकता है अनदर वे टू रिप्रेजेंट योर लॉजिक, अनदर वे टू रिप्रेजेंट, यहाँ पे टू रिप्रेजेंट योर योर कोड। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान रखना है कि इस तरह से हमारा काम होता है। तो अलग अलग तरीके से हम इस तरह से सूडो कोड बना सकते हैं। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर, हाँ अब आ रही है, आपकी आवाज कट गई थी बीच हाँ हाँ में। हाँ, वो इंटरनेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम लोग अभी समझे कि मतलब एक मतलब कोड को रिप्रेजेंट करने का अलग से तरीका है, उसी को बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, तो और बहुत सारे बना लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक और इसको समझते हैं दूसरे तरीके से। रिकॉर्डिंग भी बंद होगी सर शायद। नहीं, रिकॉर्डिंग शुरू है, रिकॉर्डिंग शुरू है। हाँ, अब भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि रिकॉर्ड हो या नहीं हो, पता नहीं, तो इसलिए इसको सेव भी कर लेते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। और एक और फ्लो चार्ट अब बनाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग समझे कि सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू होता है, जैसे ए और बी वैल्यू है, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इस वैल्यू को सबसे पहले रीड करते हैं, रीड ए कॉमा बी। ठीक है, सबसे पहले रीड करते हैं जो भी इसके अंदर, मतलब ए के अंदर जो भी वैल्यू है, ए मतलब ये जो अभी बता रहे हैं वो सूडो कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले रीड करते हैं। रीड करने के बाद हमारा काम क्या होता है, रीड करने के बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल में हम इस वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करते हैं, प्रिंट सम। ठीक है, तो ये हमारा तो सूडो कोड है, ये सूडो कोड है। अब हमको फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले हमको पता है कि स्टार्ट होता है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ऐसे करके ध्यान रखना है कि ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट लिख लेंगे, यहाँ पे स्टार्ट लिख लेंगे। इसी प्रोग्राम को बना रहे, ए प्लस बी का प्रोग्राम है ये, कि ए प्लस बी का, कोई कहे कि ए प्लस बी का क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, तो इसके बाद एरो होता है। उसके बाद हम लोग को रीड करना है, तो रीड करने के लिए बताए थे कि रीड करना है तो हमारे पास एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है जो तिरछा होता है, थोड़ा सा इस तरह का होता है, इस तरह ध्यान रखना है, इस तरह लिखना है और इस तरह लिखना है। ठीक है, ये होता है इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, अगर रीड करना है तुम्हें तो इसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीड ए बी, यहाँ पे लिख देंगे रीड ए बी। ठीक है, इस तरह से फ्लो चार्ट बनता है। ये दो नंबर को ऐड करने का फ्लो चार्ट है। ठीक है, रीड हो गया। रीड करने के बाद हमारा प्रोसेस होगा, ये जो सम है, सम इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा प्रोसेस हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। तो याद रखना है कि प्रोसेस को दर्शाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज, स्क्वायर बॉक्स का यूज करते हैं, ये वाला बॉक्स का।
तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा सम इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे लिख लेते हैं सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब इस सम हो गया तो सम के बाद क्या होता है, प्रिंट होता है। तो प्रिंट भी हम ऐसे समझते हैं कि प्रिंट के लिए या तो तुम ये ध्यान रखना कि प्रिंट के लिए ना हम ये वाला सिंबल यूज ना करके ये, क्योंकि रीड करना है ना, या ये, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे लिखे थे कि इनपुट आउटपुट के लिए ये वाला होता है। तो प्रिंटफ एक आउटपुट है ना, तो आउटपुट के चलते हम उस सिंबल को ना लेके, ये वाला सिंबल को ना लेके ये वाला ये जो तिरछा वाला है वो ले लेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, वो गलती से बता दी। ऐसे याद रखना है कि ये है प्रिंट करने के लिए। जब भी प्रिंट करेंगे तो हम ये वाला तिरछा वाला सिंबल है ना वो यूज करेंगे। ठीक है, वहां जो है वो भूल जाना। ठीक है, प्रिंट सम। अब हो गया हमारा काम, पूरा प्रोग्राम बन गया। तो अब हमारा प्रोग्राम एंड होगा, तो एंड के लिए ये जो स्टार्ट था वही एंड का है। ठीक है, यहाँ पे सर ये रीड वाला और ये प्रिंट वाला अलग अलग है ना दोनों? रीड वाला और प्रिंट वाला दोनों सेम ही है। सेम है। ठीक है, रीड यानी कि इनपुट और प्रिंट का मतलब क्या है, आउटपुट। आउटपुट। हाँ, तो इनपुट आउटपुट के लिए ये वाला सिंबल है, जो तिरछा वाला है ना वो वाला सिंबल, और स्टार्ट एंड का सिंबल सेम है। कंप्लीट। इसको ग्रुप में भेज देते हैं। अभी और भी प्रोग्राम बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ऐसा थोड़ा सा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ आ जाएगा। बस याद रखना है कि सूडो कोड बोलते हैं, एक कोड को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको सूडो कोड बोलते हैं। ठीक है, तो एक और बनाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो अभी समझ आएगा सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है। सबसे पहले पी होता है, पी का वैल्यू होता है, फिर आर होता है, फिर टी होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में यही होता है। और उसमें सबसे पहले रीड होगा पी आर टी। इसमें वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है, याद रखना कि पी में कुछ समथिंग है 1200। ठीक है, आर में भी कुछ वैल्यू है, आर में 4 है, और मान लो टी के अंदर भी ईयर लिखा हुआ है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। और उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि प्रोग्राम हमेशा रीड होता है सबसे पहले। जैसे ये लाइन है तो ये तो वैल्यू है, वैल्यू के बाद रीड होगा, तो हमेशा ध्यान रखना है रीड होगा। रीड करने के बाद प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस के लिए हम एक एसआई नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, और फिर हम लिखेंगे एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद हमारा क्या होता है, हमारा वो प्रोग्राम प्रिंट होता है। तो प्रिंट और एसआई को प्रिंट करेंगे, उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, यही होता है। तो इसी को फ्लो चार्ट से बनाना है। तो फ्लो चार्ट से बनाना है तो सबसे पहले क्या होगा, बताओ आप। इंटीजर होंगे सर, पहले स्टार्ट होगा, स्टार्ट हाँ, पॉइंट। स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, फिर सर रीड होगी पीआरटी की वैल्यू। हाँ, पीआरटी का वैल्यू रीड होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा तिरछा सा बॉक्स बना देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे लिख देते हैं रीड पीआरटी, रीड पी कॉमा आर कॉमा टी। ये यूजर से इनपुट भी हो सकता है, या फिर पहले से वैल्यू दिया भी हो सकता है, तो दोनों के लिए यही लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया। अब रीड हो गया, रीड के बाद क्या होगा, सर फिर प्रोसेस होगी। हाँ, प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस के लिए स्क्वायर बॉक्स है, तो प्रोसेस के लिए, प्रोसेस यानी कि कैलकुलेशन, याद रखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस होने के बाद क्या होता है,
फिर सर एंड हो जाता है। नहीं, प्रिंट भी तो डिसीजन, होगा। हाँ प्रिंट होगा सर, हाँ, तो प्रिंट के आउटपुट लिए आएगा। यही तिरछा वाला सिंबल यूज करना है, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल है। तिरछा वाला सिंबल इनपुट आउटपुट के लिए है, तो ये होगा प्रिंट। प्रिंट एसआई, प्रिंट एसआई, प्रिंट एसआई हो गया। अब क्या होगा? अब एंड हो जाएगा सर। हाँ, अब एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम बनाते हैं सूडो कोड। सॉरी, ये सूडो कोड है, ये वाला सूडो कोड है, ये फ्लो चार्ट है। तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेट, इसको बोलेंगे या इसको एंड बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा काम होता है। ठीक है, तो ये एक अलग हो गया। ठीक है, इसी को तो ही डिसीजन का क्या काम है सर ये फिर? डिसीजन का काम है, कैलकुलेशन। जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, कोई मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन कुछ हो रहा है तो वो डिसीजन है। जैसे सम हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो रहा है। यस सर। हाँ, तो ये है। हाँ, अब ये काम हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब ई सेल्स वाला देखते हैं। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है कि ये एक तरीका है, हमेशा ई मतलब ये यूज ना नहीं होगा, ये समझने के लिए बस, कि ये ऐसे होता है। ये एग्जाम में या फिर कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्टार्ट का सिंबल क्या है। बेसिक एज ए फ्रेशर जब हम जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो ये सारे हो सकता है कि पूछ लें। सोचते हैं कि वो फ्रेशर हैं तो उनको इन डेप्थ आना चाहिए, इसीलिए जब सी शुरू कर रहे थे तो कंप्यूटर क्या है, जनरेशन क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, ये सब बताए थे। यही रीजन था। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर हमको किसी कंडीशन को चेक करना है, इफ एल्स चेक करना है कि ये नंबर मतलब सही है या गलत। जैसे कि होता है ना कि एक नंबर दिया हुआ है, ए इक्वल टू 10 और एक बी इक्वल टू नंबर दिया हुआ है, और बोला गया है कि अगर ये नंबर ट्रू है, ठीक है, ट्रू है तो ट्रू है तो अभिषेक प्रिंट करो, और फॉल्स है तो रौनक प्रिंट करो। ठीक है, यहाँ पे 12 लिख दे रहे हैं, 12 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहे हैं बी और ए। ठीक है, ये कंडीशन है हमारा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब ट्रू रहेगा तो अभी आएगा, नहीं तो फॉल्स रहेगा तो रौनक आएगा। ठीक है, तो इसको फ्लोट चार्ट से कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या होगा बताओ? स्टार्ट होगा सर पहले। हाँ, स्टार्ट होगा, उसके बाद सर इनपुट दे रखा है ए बी का। हाँ, तो ए बी का तो रीड के लिए तिरछा वाला जो होता है वो होगा। इसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, कुछ बोलते हैं नाम। पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम, सही। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रीड ए बी, रीड ए बी, ए कॉमा बी। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे एरो देते हैं, ये ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे एरो देते हैं, और उसके बाद फिर से ये बनता है। रीड हो गया। रीड होने के बाद अब हमारा यहाँ पे न तो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है ए प्लस बी ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, हमारा कंडीशन चेक हो रहा है। इसके बाद डायरेक्ट कंडीशन चेक करना है, तो हम यहाँ से कंडीशन चेक करने के लिए, ये वाला सिंबल है।
ये वाला नहीं, इससे पहले वाला है, ये वाला कंडीशन चेक करना के लिए ये वाला सिंबल है, ठीक है। इस सिंबल के अंदर हम कंडीशन चेक करते हैं, और इसमें दो काम होता है, या तो वैल्यू ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा या तो यस होगा, यहाँ पे लिख देते हैं यस, या फिर हाँ यस लिखना है, यस लिख देते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होता है, ये ट्रू के लिए ट्रू होता है तो प्रिंट क्या करना है? प्रिंट के लिए कौन सा सिंबल है बताओ? प्रिंट से जो इनपुट का सिंबल है वही वाला है। तो इनपुट वाला आउटपुट में आ जाएगा ना सर, सेम। हाँ। तो प्रिंट के लिए ये है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे प्रिंट क्या है? प्रिंट अभी है, अगर यस है तो मतलब कंडीशन सही है तो प्रिंट अभी, ठीक है। ये यस के लिए है। अगर कंडीशन सही नहीं होता है तो यहाँ से ये नो वाला है, नो के लिए यहाँ ध्यान रखना है, कंडीशन सही नहीं है तो क्या प्रिंट होगा? रौनक प्रिंट होगा। तो फिर से ये वाला सिंबल डालेंगे, आसान लग रहा है या हार्ड लग रहा है? आसान है सर अब तक तो। हाँ, बस यही है, ज्यादा हार्ड नहीं। मैं सबको मुश्किल लगता है, ये तुम्हें आसान लग रहा है, ठीक है, पर मुश्किल लगता है, ठीक है। शुरू में जो मेरे टीचर थे, वहीं पर गन्नौर के अंदर ही एक DITM कॉलेज है, वहाँ पे जो टीचर थे, आज तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब पहले बहुत सारे बच्चे होते थे, मतलब हजारों बच्चे होते थे जब, आज से 8 साल पहले। तो उस समय जो टीचर पढ़ाते थे समझ नहीं आता था। फिर ये सारी चीजें ना धीरे धीरे जब हम खुद उस फील्ड में आते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं, तो सारी चीजें सीख जाते हैं। तो इस तरह से है। अगर अगर यस होता है तो प्रोग्राम एंड यहाँ पे होगा, प्रोग्राम एंड यहाँ पे होगा, ठीक है। यस होता है तो प्रोग्राम एंड यहाँ पे होगा, अगर नो होता तो यहाँ पे होता, ठीक है, मतलब गलत आता, समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो ये है पूरा हमारा एक मतलब इफ एल्स का कंडीशन, इफ एल्स, इफ एल्स, ठीक है। तो इफ एल्स इस तरह से काम करता है, तो हम लोग समझे इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स कैसे काम करता है, तो ये भी भेज देते हैं ग्रुप में। हाँ, ये हो गया सर। जो ये नो आपने वो जो मतलब नो में करा, इसके बाद एंड नहीं होगा? हाँ। जो प्रिंट नो। या तो एंड यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे, कोई एक ही जगह होगा ना। यस सर। हाँ, तो अगर कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू के लिए याद रखो, ये ट्रू के लिए है, अगर ट्रू होता है तो एंड यहाँ पे होगा, अगर फॉल्स होता है ये फॉल्स के लिए। ओके सर, ओके। ऐसे ऐसे याद रखना है। तो एंड यहाँ पे होगा, अगर फॉल्स होता है यहाँ पे एंड होगा, तो ये ध्यान रखना है। उसी तरह से मान लेते हैं एक तुम्हें नंबर दिया गया है कि चेक करना है कि एक नंबर है वो दो से मतलब 5 एक नंबर दिया गया है, वो 2 से डिवाइडेड है कि नहीं, वो चेक करना है। तो कैसे बनाओगे बताओ, क्या प्रोग्राम होगा? सर पहले तो मतलब नंबर दे रखे हैं ना दोनों? हाँ, मान दोनों लो, नंबर दे रखे हैं। हाँ मतलब 2 से डिवाइड करना है, मतलब ट्रू तो या इफ फॉल्स एल्स है। वाला फंक्शन लग जाएगा सर? हाँ, अभी रुको, इवन ऑड का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास मान लो जो नंबर है वो 5 है, 5 है, और हमेशा 2 से डिवाइड होगा तो यही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बताओ,
जो बताओगे वही लिखेंगे। स्टार्ट होगा सर प्रोग्राम। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर इनपुट वाली वैल्यू आएंगे सर। हाँ, उसके बाद रीड, जो भी एक ही वैल्यू रहेगा ना। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीड जो भी वैल्यू है, रीड मान लेते हैं ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू 5 है, हाँ 5। A5 है, A5 है। तो ये टॉपिक ना पूरे 3-4 साल बाद समझा रहे हैं। ये टॉपिक मतलब डेटा स्ट्रक्चर इधर बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है। यहाँ पे इसको बोलेंगे, ये वाला पॉइंट इसके बाहर लिख देते हैं, रीड ए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? प्रोसेस होगी सर उसकी, मतलब लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए, प्रोसेस फिर कैसे वो होगी? कंडीशन चेक होगी। पहले तो प्रोसेस होगी ना सर, फिर कंडीशन चेक होगी। अरे तुम्हें चेक करना है कि अब इसका कोड देखो, कोड समझो। कोड क्या होता था? कोड है कि इंट मेन है, उसके बाद इफ लगाते हैं, रीड करने के बाद तो डायरेक्ट इफ ही लगाते हैं ना। एक और इंटीजर में स्टोर कर लो ना सर इसकी वैल्यू, इफ जो फंक्शन जैसे मतलब सी इज इक्वल टू ए और फिर वो परसेंटेज 5/2 पर 5%2। देखो समझो, तुम गलत जा रहे हो। इंट ए इक्वल टू जो भी नंबर है 5 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये समझो कि ये रीड हो गया, ठीक है। रीड होने के बाद क्या होता है? हमको ऑड इवन निकालना है कि 5 ऑड है या इवन है। तो क्या करेंगे? इफ लगाएंगे ना डायरेक्ट, ए सर परसेंट, जो आप इसके बाद लिखोगे ना A%2, हाँ डिवाइडेड बाई वो 0। मैं इंटीजर में स्टोर कर रहा था सर पहले, वो मैं एक अलग इंटीजर में स्टोर कर रहा था हाँ इसको। वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। हाँ वो मैं पहले कर रहा था हाँ, ना, तो वो तो प्रोसेस में यहाँ पे आता। प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है? ये प्रोसेस ही हो रहा है, लेकिन किसके अंदर हो रहा है? इफ वो कंडीशन के अंदर। हाँ, कंडीशन के अंदर। इसीलिए हम कंडीशन के अंदर लेंगे, ये वाला बॉक्स लाएंगे, ये वाला बॉक्स डालेंगे, ये वाला बॉक्स डालना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ए परसेंट 2 इक्वल इक्वल 0। ठीक है, अगर ये सही होता है तो क्या होगा? तो क्या? सर ट्रू हो जाएगी हाँ, कंडीशन। अगर ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो हमारा प्रिंट प्रिंट के लिए कौन सा है? प्रिंट के लिए इनपुट आउटपुट वाला हाँ, सेकंड। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे प्रिंट ऑड, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है। ट्रू है तो ऑड है, क्योंकि नंबर 5 है ना, ऑड हो गया। अगर फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है तो प्रिंट, यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स प्रिंट प्रिंट इवन। अब बताओ क्लोज कहाँ होगा? यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? इवन वाले पे सर। क्या? इवन, हाँ, इवन वाले पे क्लोज होगा। नहीं नंबर 5 है। 5 फॉल्स वैल्यू है ना सर, फॉल्स हो जाएगी ना कंडीशन तो। हाँ, कंडीशन फॉल्स होगी, तो इवन वाले पे क्लोज हो जाएगा। हाँ तो इवन वाले पे क्लोज होगा। हाँ, यही ध्यान रखना है कि अगर फॉल्स होगा तो इवन वाले पे क्लोज होगा। मतलब जो ट्रू है, जो फॉल्स है तो वही होगा, उसी पे क्लोज होगा। तो क्लोज के लिए यहाँ पे सिंबल डाल देते हैं, क्लोज। ठीक है, अगर ये वाला सही होता तो क्लोज यहाँ पे होता।
इसके नीचे क्लोज होता, यहाँ से एरो जाता और इसके अंदर मिलता, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम हो गया हमारा इफ एल्स का। अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं सम ऑफ नंबर का, ये भी भेज दे रहे हैं। सर अगर मैं इसमें एक और इंटीजर लेता, जैसे मैंने कही थी कि ए जो आपने डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, ये परसेंटेज वाला, अगर मैं इसको इंटीजर में स्टोर कर देता तो सी एक बी इंटीजर लेके। हाँ, तो रीड ए भी लिखते हैं और यहाँ पे 2 की जगह बी लिखते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे एक इंटीजर ले सर, एक मिनट, सी इज इक्वल टू इंट, अच्छा सी इक्वल टू हाँ इंटीजर सी इज इक्वल टू ए और फिर ये जो ये परसेंटेज है परसेंटेज 2। अगर मैं इसको इंटीजर में स्टोर कर लेता पहले और फिर बाद में सी की कंडीशन चेक करता तो। एक मिनट रुको, पहले लिख दे दो। ए में कितना वैल्यू है तुम्हारा? ए में तो 5 ही रहेगा ना सर? 5 रहेगा, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि ये अच्छा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है तो फिर ये वाला सिंबल आ जाएगा, ये स्क्वायर वाला सिंबल आ जाएगा। हाँ सर, ये डाउट था ना ये प्रोसेस का। हाँ, ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है जब, मतलब ये तुम्हें डिसीजन लेना होगा कि हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो जिस अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाएंगे उस अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। समझ गए? ओके सर, ओके, हाँ समझ आ वही गया। है, वो सही, तुम्हारा क्वेश्चन एकदम बढ़िया था। इसको भी भेज देते हैं।